गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में 2 दिसंबर से क्लास 12th का बैच चालू हो चुका है, जिसमें अभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स चालू किए गए हैं। फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है और मैथ में मैट्रिसेस चालू हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको मैट्रिसेस के प्रथम चैप्टर को बताऊंगा और उसके एक एक थ्योरी को आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है, क्या करना है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, घर बैठे आप मैथ को अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहां दिक्कत होगा कमेंट करेंगे या क्लास में उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कहीं आपको समस्या नहीं होगा। आप मैट्रिसेस निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया तरीक़े से बना पाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देख करके। तो वीडियो बढ़िया से देखिए और मैट्रिसेस को पढ़िए, आव्यूह को पढ़िए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, इस वर्ष गए हैं 11 से 12th में गए हैं, वे सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं और उनके 12th की तैयारी बेहतर हो सके, बढ़िया हो सके। तो अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ सकें और घर बैठे उनके मैथ की तैयारी सुपर हो जाए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग को शुरू करना है मैट्रिसेस। आप देख सकते हैं यह केसिस ना मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर है। शुरू हम लोग यहीं से करते हैं क्योंकि आसान होता है, बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है और बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं, इसलिए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो मैट्रिसेस हो गया, आवी हो गया। तो पहले हम लोग इसका कुछ परिभाषाएं जानेंगे, परिभाषा के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले जानेंगे कि आवी आखिर है क्या, मैट्रिसेस क्या है। चलिए, हमको आव्यूह जानना है। आव्यूह यानी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपको जानना है। तो आव्यूह किसे कहेंगे, यानी मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यह आपको जानना है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, आव्यूह जो है यह एक क्रम विन्यास है, माने सजावट है। यदि कोई अंक दिया गया है, कोई संख्या दिया गया, उसको आप पंक्ति के रूप में या स्तंभ के रूप में सजा लेते हैं तो उस सजावट को ही आव्यूह कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं अंक आपको दिया गया 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया गया, बहुत सारा अंक दिया गया, ABCD भी हो सकता है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, पंक्ति में और स्तंभ में सजा दिया, तो इस सजावट को ही आव्यूह कहा जाएगा। यानी कहा जाएगा, यदि ऐसे लिखे, अंकों या संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में सजा लिया जाए तो प्राप्त सजावट को आव्यूह कहा जाता है। इसे याद रखें, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है तथा याद करें, इसके सदस्यों को किसी भी कोष्ठ में रख सकते हैं। लिख दीजिए, तथा इसके सदस्यों को
किसी भी कोष्ठ में रख सकते हैं, रख जो मर्जी उस कोष्ठ में आप रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहेंगे हम आपको, जैसे ए बराबर ABC PQRA से हो सकता है, यहाँ कोई भी कोष्ठ दे सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है सॉरी। तो यहाँ जो कोष्ठ दिया गया है इसका कोई अर्थ नहीं होता है विशेष, ठीक है। आप किसी भी कोष्ठ में इसे रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोष्ठ बनाया गया ना, यह सुंदर लगने के लिए बनाया गया, अच्छा लगने के लिए बनाया गया। आवियों का कोई अपना खास मान नहीं होता है, ठीक है। उसी रूप में रहता है जिस रूप में प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बराबर दिया गया है। ऐसा हो सकता है बी बराबर मैंने ऐसा कोष्ठ इस्तेमाल किया, कोई अंक हो सकता है, कोई भी अंक 0 1 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस कोष्ठ में आपने डाला, कोई दूसरा कोष्ठ आपको पसंद आए तो दूसरा कोष्ठ डाल दीजिए। यह कोष्ठ सिर्फ सुंदर लगने के लिए बनाया गया है, कोई विशेष इसका माने अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो यह आप ये हो गया आपका मैट्रिसेस, ये हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने सी बराबर रख लिया, इसमें भी डबल दे सकते हैं, अच्छा लगेगा तो आप देख लीजिए कैसा आपको पसंद है, वहीं आप चिन्ह यहाँ लगाएं, ठीक है। तो यह हो गया अभी। तो आप याद रहे इसको पंक्ति कहा गया, यह एक पंक्ति है या दूसरा पंक्ति है। ये खड़ा है, इसको स्तंभ कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्तंभ। जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक डी मान लेते हैं, डी बराबर थोड़ा सा बड़ा हम बना देते हैं, ये BCDEF GHI। तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान देंगे, यह जो दिया गया है ABC क्रम से, तो ABC को प्रथम पंक्ति कहा गया, DEF को दूसरा पंक्ति कहा गया, ठीक है, और GHI को तीसरा पंक्ति कहा गया। पंक्ति माने क्या, रो। पंक्ति को क्या बोलते हैं, लाइन रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो रो है इसको प्रथम रो बोलेंगे, R1 कहा जाता है। इसको दूसरा रो कहेंगे, इसको बोलते हैं R2। इसको तीसरा रो बोलते हैं, इसे बोलेंगे R3। यानी R1 R2 और क्या है, R3 है। वैसे अगर ऊपर से देखें तो ये जो दिखाई देगा ADG, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रथम स्तंभ। स्तंभ, इसको स्तंभ बोलेंगे। स्तंभ माने कोलुम। ऊपर से देखेंगे प्रथम स्तंभ, यह दूसरा स्तंभ, और ये क्या है, तीसरा स्तंभ है इसमें, ठीक है। जिसको कहा जाता है, नीचे से भी कह सकते हैं, इसको C1 कहेंगे, इसको कहेंगे C2, इसको कहेंगे C3। तो कोलुम 1, कोलुम 2, कोलुम 3, रो 1, रो 2, रो 3, ऐसे कोलुम और रो होते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि यह जो लाइन दिखाई दे रहा है खड़ा है, इसको कोलुम बोलेंगे, आई जो सोया है इसको रो बोलेंगे। जैसे यहाँ पर भी देखिए, इसमें सी में कितना पंक्ति है, 2 पंक्ति है, और कितना स्तंभ है, 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ और 2 पंक्ति है। तो इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 और इसको C3, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2। अगर आपसे कोई पूछता है R1 का मान क्या है तो कहेंगे 1 2 3 है। R2 का मान क्या है तो 2AB है, और C2 का मान क्या है तो 2 और A है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं R1 R2 C1 C2 C3, ठीक है, याद रहेगा। तो आपने समझ गया कि यह C1 C2 C3 है, इसमें C1 C2 C3, R1 R2 2 ही है, इसमें R3 तक था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये आपके हो गया आपका मैट्रिसेस। एक समझ लीजिए कोटि क्या है। कोटि को ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। तो कहा जाएगा यदि, याद कर लीजिए, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m एवं स्तंभों की संख्या n हो तो m गुना n को आव्यूह का कोटि कहा जाता है। आव्यूह का कोटि कहा जाता है। तो m गुना n लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख दे दीजिए, अगर E बराबर दिया गया है आव्यूह 2 3 4 5 6 7 हो गया, इसलिए ऑर्डर
बराबर एक कई गो पंक्ति है, दो गो, दो अब स्तंभ कई गो है, तीन गो, दो गुना तीन क्या हो जाएगा आपका कोटि हो जाएगा, अटर हो जाएगा। तो पंक्ति पहले लिखिएगा और फिर बाद में लिखिएगा स्तंभ। इसको गुना करके आप नहीं लिख पाएंगे, गुना करेंगे तो सदस्य हो जाएगा, तीन दूना छः क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः को सदस्य हो जाएगा। तो अर्धर जब भी लिखा जाता है तो एम गुना एन पंक्ति गुना स्तंभ के रूप में लिखा जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं दे दूँ, ऐसा ही अगर दिया गया है, ठीक है, यहाँ जीरो भी हो सकता है, उससे कोई बात नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पंक्ति दुगो स्तंभ दुगो, तो दो गुना क्या होगा, दो होगा। तो इस तरह पंक्ति स्तंभ आप पता कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आव्यूह का प्रकार, आव्यूह का प्रकार, आव्यूह का प्रकार इन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूह का प्रकार हो गया, ठीक है। तो देखिए आप इसको रट जाइए, आपकी किताब में भी दिया गया है, लेकिन हम उसको अच्छे से बता देते हैं, आप याद कर लेंगे। सबसे पहला होता है वर्ग आव्यूह, याद कर लेंगे, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिसेस बोलेंगे इसको, ठीक है। तो वर्ग कहने का अर्थ है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, कहेंगे वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो याद रखें पंक्ति और स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, कोई एग्जाम्पल है, जैसे ए बराबर लिखा गया, थोड़ा छोटा हो गया तो और बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें पंक्ति कितने हैं, आप देख सकते हैं पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं, 3 है। जब पंक्ति और स्तंभ समान है और तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, वर्ग आव्यूह हुआ। यानी अगर इसको बनाएंगे तो ऐसे वर्ग की तरह दिखेगा आपको, यानी इधर से चौड़ाई जितनी है उतना ही क्या इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसे वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, जिसमें पंक्ति स्तंभ समान है, इसका ऑर्डर जब निकालिएगा, ऑर्डर में पंक्ति स्तंभ समान है, कितने पंक्ति हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, 3, तो 3 × 3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। दूसरा आव्यूह याद कर लेंगे, क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, हमने हॉरिजॉन्टल कहा और इसी आव्यूह को आयताकार आव्यूह ही कहा जाता है, आयताकार आव्यूह ही कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे आयताकार आव्यूह को 2 वर्गों में बांटा गया, एक हॉरिजॉन्टल बनाया गया, एक वर्टिकल बनाया गया, ठीक है। अगर आयताकार कहें तो एक ही होगा, अन्यथा आप वर्टिकल कहिए, क्षैतिज कहिए, और वर्टिकल यानी उदग्र कहिए, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज कहिए। तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब हुआ कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कहा जाएगा वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या, से लिखिए स्तंभ की संख्या पंक्ति से ज़्यादा हो, स्तंभ की संख्या पंक्ति से ज़्यादा हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, एन क्या है, पंक्ति को इंडिकेट करता है और एन क्या करता है, स्तंभ को।
तो पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभ ज़्यादा है, तो n इज लेस देन m, तो आव्यूह को क्षैतिज कहा जाएगा, जिससे थोड़ा समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे ये बराबर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिया गया, ठीक है। तो पंक्ति का गो है 1 2 गो, स्तंभ का गो है 1 2 3 4 गो। स्तंभ ज़्यादा है, पंक्ति कम है, तो वही बोले स्तंभ की संख्या पंक्ति से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब स्तंभ ज़्यादा होगा तो क्षैतिज दिखेगा, आयत की तरह दिख रहा है ना, इसे लंबा दिख रहा है, ये लंबा इस तरह का दिख रहा है। जब लंबा दिखेगा तो इसे कहा जाएगा आयताकार कहिए या क्षैतिज आव्यूह कहिए। यहाँ पंक्ति की संख्या कम होगी और स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरा, आप हॉरिजॉन्टल याद कर कीजिए, उदग्र आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे स्तंभ की संख्या इसमें ज़्यादा था तो इसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा होगा। कहेंगे वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज़्यादा होता है, उदग्र आव्यूह कहलाता है। ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात एम पंक्ति है तो पंक्ति ज़्यादा होगा और स्तंभ क्या होगा, कम होगा। एम इज ग्रेटर देन, तो आव्यूह उदग्र होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे इसको, ये बराबर दिया गया 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया गया, तो बड़ा हो गया, ठीक है। देखिए इसमें पंक्ति कितना है, 1 2 3 4 गो, स्तंभ का 3 गो है, तो ऐसे लंबा दिख रहा है ना, ऐसे लंबा दिख रहा है, इसलिए इसको उदग्र बोलते हैं, ठीक है। लंबा दिखेगा तो उदग्र कहलाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर जब निकालिएगा तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में पंक्ति 4 गो है और स्तंभ कितना है 3, तो 4 × 3 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। मतलब पंक्ति की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभ की संख्या क्या होगी, कम होगी। चौथा देखिए, चौथा बोलेंगे पंक्ति आव्यूह कहिए या पंक्ति सदिश कह सकते हैं, ठीक है। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, ठीक है। रो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, रो मैट्रिक्स, या इसका नाम है रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब है जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितना हो जाए, ठीक है, कहा जाएगा वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई विशेष तो है नहीं, बड़ा नहीं है, कोई एक पंक्ति दे दीजिए, 3 4 5 6 हो सकता है, सिर्फ एक पंक्ति दिया गया, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश हो गया। भले स्तंभ जितना हो उससे नहीं जाता, लेकिन पंक्ति क्या है, एक है। पांचवा होता है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहिए, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कोलोमैटिक्स,
मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, कॉलम सेक्टर, वेक्टर में सदिश हो गया, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो स्तंभ अभी का मतलब है कि वैसा अभिशिष्ट जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी कहा जाएगा वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कुछ दे दीजिए। जैसे ये बराबर केवल एक स्तंभ होना चाहिए, 1 2 3 हो सकता है, कोई दूसरा ले सकते हैं, A B C हो सकता है, तीसरा ले सकते हैं 0 0 0 0 0 हो सकता है। केवल एक स्तंभ दिखना चाहिए। ये सारे क्या हैं? स्तंभ अवयव हैं। इनका ऑर्डर आप पता कर सकते हैं। ऑर्डर क्या 3 गुना 1 होगा, यानी स्तंभ सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद करेंगे। इसके बाद है शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव कह सकते हैं। छठा लिखिए, शून्य अवयव या शून्य अवयव है, या इसे रिक्त कहिए ना, रिक्त अवयव कहेंगे या रिक्त अवयव। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य अवयव का मतलब हुआ वह अवयव जिसके सभी सदस्य शून्य हो। सिंपल सा प्रयास लिखेंगे, वह अवयव जिसके सभी सदस्य शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं, कोई 0 0 0 दे दीजिए, हो गया शून्य अवयव। B बराबर 0 0 0 0 टोटल शून्य होगा तो ये रिक्त अवयव कहलाएगा या शून्य अवयव कहलाएगा। सिंपल है। इसके बाद पढ़ना है आपको अदिश अवयव। पढ़िए या सदिश भी पढ़ते हैं, पहले अदिश जानते हैं। सत्वा अदिश अवयव, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि क्या है कि अदिश अवयव। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन कुछ विशेष नहीं। अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहले इसका परिभाषा जानते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे कि आखिर अदिश अवयव क्या है। तो कहा जाएगा, ऐसे याद कीजिए, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य समान हो और अन्य सदस्य, अभी हम मुख्य विकर्ण आपको नहीं बताए हैं लेकिन बता रहे हैं मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य समान हो तथा अन्य सदस्य बता रहे हैं शून्य हो, अन्य सदस्य शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा गया था आंसर में कि वह वर्ग अवयव मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य समान हो। जिससे मानते हमने यहाँ 2 लिखा और 0 कर दिया, फिर 0 2 लिखा 0 किया, 0 0 और 2 का, तो विकर्ण कहने का मतलब मानते वर्ग ऐसे बनाते हैं आप, तो ऐसे ही ना विकर्ण होता है।
इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, इसका द्वितीय विकर्ण, या प्रथम विकर्ण हो गया या द्वितीय विकर्ण हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए ऐसे मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा ना, वर्ग बन जाएगा। इसमें यह प्रथम विकर्ण का सदस्य हुआ, 2 2 2 प्रथम विकर्ण का सदस्य, और 0 2 0 ये दूसरे विकर्ण का सदस्य। तो मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य क्या है, समान है, बराबर है, बाकी सदस्य क्या है, शून्य है। तब इससे कहा जाएगा अदिश अवयव, यानी यह मुख्य विकर्ण जो है यह समान दिखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 हो, 0 0 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य समान हो, बाकी सदस्य क्या हो, शून्य हो, तब उसको बोलेंगे अदिश अवयव। याद रहेगा। एक और बात मैं बता दूं, अगर कोई दूसरा अवयव मैं यहाँ ले रखा, यहाँ एक दूसरा मैं भी लेता हूँ एग्जाम्पल स्वरूप, दूसरा मैंने लिया 3 4 5 6 7 8 1 2 3 मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ एक बात आपको समझना है, यह मुख्य विकर्ण के सदस्य कौन है, 3 7 3 है, दूसरे विकर्ण के सदस्य 5 7 1 है। अगर आपको कहा जाए यह 3 कहाँ पे है, 3 का स्थान क्या है, तो क्या बोलिएगा, 3 का स्थान है कि प्रथम पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है। 3 का स्थान प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ। केवल 3 के लिए ऑर्डर आपको निकालना हो तो प्रथम पंक्ति गुना प्रथम स्तंभ करेंगे, 1 into 1 करेंगे। तो पहले वाले सदस्य को पंक्ति बोलते हैं, दूसरे वाले सदस्य को स्तंभ बोलते हैं। तो 1 into 1 में हुआ कि प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का सदस्य 3 हुआ। 7 के बारे में क्या कहेंगे, इधर से आएंगे तो एक दूसरे में है और ऊपर से आएंगे तो दूसरे में, मतलब कि 7 दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का सदस्य है। तो 7 के बारे में कहेंगे 2 into 2। तो 2 into 2 ना लिख करके इसे क्या किया जाता है, 2 2 लिखा जाता है, या 1 to 1 ना लिखकर इसे 1 1 लिखा जाता है। तो 1 1 को आप 11 नहीं पढ़ेंगे, 2 2 को 22 नहीं पढ़ेंगे। यह 2 2 बताने का अर्थ है कि यह क्या है, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का सदस्य है। जैसे देखिए मैं फिर से बता दूं, अगर यहाँ आपसे मैं कहूँ A12 क्या है, A12 क्या है, A माने एलिमेंट हो गया, तो इसका एलिमेंट 1 2 क्या, 1 2 का मतलब है प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो प्रथम पंक्ति यह हुआ, दूसरा स्तंभ 1 2 कौन है, 4 है, तो इसका वैल्यू होगा 4। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि नहीं A32 का मान बताइए, 32 माने तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखिए 1 2 तीसरा पंक्ति, स्तंभ कौन हुआ, 1 2, दूसरा स्तंभ कौन है, यह 2 है, तो आपका 2 आएगा। तो प्रथम पंक्ति की संख्या बताता है, दूसरा क्या करता है, स्तंभ की संख्या को बताता है। ठीक है, क्लियर। तो हमेशा याद रहे प्रथम पंक्ति की संख्या है, दूसरा क्या है, स्तंभ की संख्या। इसको अच्छा से समझिए, बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए। अगर 6 के बारे में पूछूं तो 6 कहाँ है, 1 2 दूसरे पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, प्रथम स्तंभ में है। तो 6 के बारे में कहेंगे ये क्या है, दूसरे पंक्ति और प्रथम स्तंभ में है, यानी A21 का मान 6 है। 8 के बारे में आप क्या कहेंगे, 8 किस पंक्ति में, 1 2 दूसरे पंक्ति में है, किस स्तंभ में है, 1 2 तीसरे स्तंभ में है। तो A23 कहेंगे इक्वल टू 8 है। ठीक है, इस तरह सबका स्थान आप ज्ञात कर सकते हैं, कौन किस स्थान पर है। तो पंक्ति और स्तंभ से हम क्या करते हैं, किसी स्थान का पता करते हैं और सदस्य का मान रखते हैं। एक और मैं बात बता दूं, आप जब भी न समझ में आए तो वीडियो पर रिपीट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। यहाँ मैंने बताया 2 1। तो एक और बात याद है, प्रथम वाले को I से स्विच करते हैं, दूसरे वाले को J से। तो मैंने बताया प्रथम वाले को I से, दूसरे वाले को J से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए एक और बात मुझे बताना है आपको, जैसे मैंने बताया था अदिश अवयव में, एक एग्जाम्पल मैं फिर से ले लूँ। ये बराबर दिया गया हो जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ऐसे दिया गया। तो देखिए यह कहाँ पे है, यह प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में है, यह क्या है, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में, यह क्या है, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ। जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है तो यह समान है, यह क्या है, समान है, कांस्टेंट है, अचर है। तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए इसको अगर सूचित करना है तो लिखा जाएगा AIJ, यही सूचित करना सीख लेंगे। AIJ बराबर क्या होगा, IJ बराबर कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कब, जब I बराबर J और 0 होगा जब I नॉट इक्वल टू J। मतलब समझ में आ रहा है। देखिए AIJ
सदस्य को सूचित करता है, तो वह सदस्य क्या होगा, औचर राशि होगा। औचर राशि होगा कब, जब आई और जे बराबर होगा, पंक्ति स्तंभ बराबर होगा। जैसे पंक्ति 1 स्तंभ 1 तो यह 3 आया, पंक्ति 2 स्तंभ 2 तो 3 आया, पंक्ति 3 स्तंभ 3 तो ये 3 आया। यह औचर है, यह के भी हो सकता है। हमने के रखा, कांस्टेंट रखा, जिससे बी बराबर लिखा जाता है, तो के 0 0 और के मैंने रखा। तो पंक्ति 1 स्तंभ 1 तो क्या आया, पंक्ति 2 स्तंभ 2 तो क्या आया, यह कांस्टेंट है, औचर राशि है। ठीक है, लेकिन बाकी क्या है, शून्य है। बाकी सब शून्य हुए कब, जब आई और जे क्या हो, बराबर न हो तब। याद रहेगा। तो इस तरह आपको याद रखना है, जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, ठीक है, तो कांस्टेंट हुआ, यानी विकर्ण के सदस्य क्या होंगे, समान होंगे। अब बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। जब आई और जे नॉट इक्वल टू है तो 0 होंगे, आई जे बराबर है तो कांस्टेंट होंगे। अगला समझते हैं, इसे अच्छा से आप समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधार करते हैं। 8वां बचा है, 8वां है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इसको बोलते हैं। इकाई आव्यूह या तत्समक, तत्समक आव्यूह, इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कहा जाएगा वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य इकाई हो और अन्य सदस्य शून्य हो, और अन्य सदस्य शून्य हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य क्या होंगे, इकाई होंगे, और अन्य सदस्य शून्य होंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे आई कैपिटल आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। याद रखिए हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। तो याद रखें एक वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य क्या होंगे, 1 होंगे, और अन्य सदस्य क्या होंगे, शून्य होंगे। एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे आई बराबर हम लिख सकते हैं 1 0 0 1। ठीक है, मुख्य विकर्ण समान है, आई बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसको 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो I2 कहा जा सकता है, 3 पंक्ति स्तंभ जिसको I3 कहा जा सकता है। केवल आई कहना तो 1 कहिए। ठीक है, केवल आई भी सबको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही मुख्य विकर्ण समान है और अन्य सदस्य क्या है, शून्य है। समान क्या है, 1 है। ठीक है, इकाई है, इक्वल है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको सूचित कर सकते हैं, इसलिए इसको याद रखें। ए आई जे जो होंगे क्या होंगे, इकाई आएगा कब, जब आई बराबर जे, याद रहेगा। और 0 आएगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे। इसको याद रखिएगा। अगला याद कर लेना है 9 नंबर, त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार में 2 होता है, एक उच्च त्रिभुजाकार, एक होता है निम्न त्रिभुजाकार। ठीक है, इसे समझ लीजिए। चलिए मैं बता दूं, पहला है लिख देते हैं उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। उच्च त्रिभुजाकार, एक मैंने क्या बताया, निम्न त्रिभुजाकार। ठीक है, तो यहाँ याद कर लें अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो
देखिए अपर का मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या होगा रहेगा, लेकिन ऊपर के नीचे वाला क्या होगा शून्य होगा। यानी कहा जाएगा वह वर्ग आव्यूह कहिए, आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सदस्य शून्य होता है। मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सदस्य शून्य होता है, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। शून्य होता है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सदस्य शून्य होता है, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए 1 2 3 कर दीजिए, 0 2 5 हो सकता है, 0 0 3 हो सकता है। तो देखिए मुख्य विकर्ण हो गया, इसके नीचे जो भी सदस्य क्या है शून्य है, तो इसको उच्च त्रिभुजाकार कहेंगे। अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला शून्य हो तो निम्न कहलाएगा। ठीक है, यही देखना है। अगर नीचे वाला सदस्य शून्य हो, इधर भी 1 2 शून्य हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी है। जैसे b बराबर हम रख रहे हैं 1 0 2 0 0 3 0 0 5। देखिए यह मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के ऊपर सदस्य हैं लेकिन नीचे वाला सदस्य क्या है निश्चित रूप से शून्य है, तो इसे कहा जाएगा उच्च त्रिभुजाकार। इसे कहेंगे उच्च। अगर नीचे वाला सदस्य ऊपर वाला शून्य हो तो उसे कहेंगे निम्न त्रिभुजाकार। तो इस तरह आप याद रखें उच्च किसे कहा जाएगा और निम्न किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा याद हो जाएगा। चलिए हम आज एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, चैप्टर हम शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर निकालता हूँ, किताब अगर ना हो तो आप जरूर ले लें, मार्केट से ले लेंगे और बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये 5.1 एक्सरसाइज है। कहता है अवयव की संख्या उनके व्यापक अवयव तथा अवयव के प्रकार पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला दिया गया है 1 का 1 नंबर है 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या क्या होगी। एक अवयव है जिसमें अवयव की संख्या कितनी है 7 है, तो बताना है अवयव की संख्या क्या होगी। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 है। पहला दिया गया है 1 का 1 अवयव की संख्या कितना दिया है, अवयव की संख्या इक्वल टू 7 दिया गया है। तो याद रहे जब भी अवयव निकालना हो तो अवयव से ही निकालते हैं, तो ऑर्डर निकालते हैं, इसलिए ऑर्डर क्या लिखेंगे। ऑर्डर का मतलब इसका आप कितना गुणनखंड कर सकते हैं 7 का, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 7 का गुणनखंड होगा, किसी अंक से भाग लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन 1 से भाग लगेगा तो 1 गुना 7 कर सकते हैं या 7 गुना 1 लिख सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सिर्फ 7 को 1 गुना 7 या 7 गुना 1 लिखा जा सकता है। मतलब 2 ही ऑर्डर संभव है। ऑर्डर कितना संभव है, सिर्फ 2 ऑर्डर संभव है। जब ऑर्डर 2 संभव है तो अवयव की संख्या क्या होगी, सिर्फ 2 होगी। तो लिखा जाएगा इसलिए अवयव की संख्या बराबर 2। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन देखिए, 2-3 को बनाएंगे तो समझ में आएगा। कहता है 6 अवयव वाले, यहाँ 6 है, 6 अवयवों वाले अवयवों की संख्या 6 दिया है। तो देखिए यहाँ 2 में दिया है अवयव की संख्या बराबर 6। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर इसका लिखेंगे ऑर्डर। इसलिए ऑर्डर बराबर, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 कर सकते हैं, 3 गुना 2 कर सकते हैं। माने इसको कितने गुना के रूप में लिख सकते हैं, या 1 गुना 6 भी तो लिख सकते हैं, या 6 गुना 1 भी, यानी कितना ऑर्डर संभव है, कितने जगह गुना के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए 6 को हम 2 गुना 3 लिख दिए, 3 गुना 2 लिखे, 1 गुना 6, 6 गुना 1, और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। अतः कई गो ऑर्डर संभव है, 1 2 3 4 गो, अतः अवयव की संख्या होगी 4 होगी। इसलिए अवयव
की संख्या इक्वल टू 4 हुआ। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ दिया है 2 नंबर में अवयव के संभव कोटि क्या है यदि में है। अवयव 5 दिया है तो इसका कोटि ही लिखना है, कोटि लिखना है, इन्हें आपको अवयव की संख्या नहीं लिखना है, कोटि लिखना है। तो देखिए 2 का 1 नंबर देखिएगा, 2 का 1 यहाँ दिया अवयव की संख्या, सॉरी अवयव संख्या बराबर क्या दिया है 5। तो ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर मतलब क्या हो गया, कोटि हुआ। तो 5 है तो कोटि क्या हो सकता है, 5 का कोटि देखिए, तो 5 का कोटि हम लिख सकते हैं 1 गुना 5 या 5 गुना 1, इसके से और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता है। तो यही आपका ऑर्डर हो गया, यही आपका कोटि हो गया। ठीक है, तो इस तरह 2 के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 2 का 2 नंबर दिया है, अवयव दिया गया है, अवयव की संख्या इक्वल टू 8 दिया है। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 8 को आप कितने जगह लिख सकते हैं, 2 देखिए 2 गुना 4 लिख सकते हैं, 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं, या 1 गुना 8 या 8 गुना 1, और कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो यही आपका ऑर्डर हो गया। तो वहीं कितना गुना के रूप में आप लिख रहे हैं यही आपको देखना है। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका क्लास 12 चालू हो गया है और 12 में कोई लापरवाही नहीं, अच्छा से पढ़ेंगे उसको। इस 24 का सबको ऐसे ही गुना के रूप में लिख लीजिएगा, हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए, कहता है 3 का 1 2 × 3 अवयव बनाए जिसका अवयव ए आई जे इक्वल टू 2 + i + 2j दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छा से समझते हैं तो इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मन लगाकर अच्छा से समझ जाइए। कहता है 2 × 3 अवयव बनाए जिसका अवयव ए आई जे बराबर i + 2j द्वारा दिया गया है। आपको एक अवयव बनाना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 × 3 होना चाहिए, इसी को समझना है। यहाँ ए आई जे का मान दिया है। तो देखिए 3 का एक क्वेश्चन अच्छा से मन लगा के समझिए, बाकी कहीं परेशानी नहीं होगी। यहाँ दिया गया है चूँकि ए आई जे बराबर i + 2j दिया हुआ है। ठीक है, i + 2j दिया है और ऑर्डर दिया गया है, और ऑर्डर दिया गया है 2 × 3 दिया गया। ठीक है, सिंपल, कहीं भारी नहीं है, काफ़ी आसान है। 2 × 3 का मतलब हुआ 2 गो पंक्ति चाहिए और 3 गो स्तंभ चाहिए, 2 गो पंक्ति चाहिए और 3 गो स्तंभ। इसलिए हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। इसलिए यहाँ ए बराबर 2 गो पंक्ति, 1 2 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ। तो देखिए 1 2 3 गो स्तंभ हुआ, और 1 ए देखिए इसमें क्या है, 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है। तो ऐसा ही आपको बनाना। 2 × 3 ऑर्डर का मतलब है 2 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ। अब यहाँ अंक दे देंगे, यह कहाँ पे है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ तो 1 1 होगा, यह प्रथम पंक्ति या दूसरे स्तंभ है तो 1 2 लिखा जाएगा, या किस में है, प्रथम पंक्ति में है तीसरे स्तंभ तो 1 3 लिखा जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, दूसरे पंक्ति में है अब प्रथम स्तंभ में तो 2 1 हो गया, यह दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ तो 2 2 हो गया, यह दूसरे पंक्ति या तीसरे स्तंभ तो 2 3 हो जाएगा। अंक याद रखेंगे कैसे आपको देना है। ठीक है, देखिए यह देखेंगे किस में है, इधर से आएंगे तो यह प्रथम पंक्ति में है, ऊपर से आएंगे तो यह प्रथम स्तंभ में है। इसको स्तंभ कहते हैं, 1 2 3 गो स्तंभ और 1 2 गो पंक्ति। तो यह प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ में है, प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, और यह प्रथम पंक्ति तीसरे स्तंभ में है। 1 2 तीसरा में है तो 3 हो गया, और 1 नंबर में अभी हम लोग चल रहे हैं, और 2 नंबर तो 2 2 2 हो गया, और देखिए 1 नंबर है 2 नंबर है या 3 नंबर है। ठीक है, तो इस तरह अंक आप दे देंगे। अब सबका मान निकाल लेंगे, सबका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब चूँकि ए आई जे बराबर क्या दिया गया है, i + 2j दिया हुआ है, 2j दिया है, तो आपको क्या चाहिए, ए 1 1 चाहिए। इसलिए यहाँ चूँकि है ए 1 1 बराबर, तो 1 + i के स्थान पर क्या रखेंगे 1, और j के स्थान पर 1, 2 × 1 = कितना आएगा 3। ए 1 2 चाहिए, ए 1 2 चाहिए तो i के स्थान 1 रखिए, j के स्थान 2, तो 2 4 1 5 आएगा। फिर ए 1 3 चाहिए आपको, ए 1 3 तो 1 + 2 × 3 तो कितना आएगा 3 6 1 7 आएगा। और समझ में देखिए
आपने ए निकाला, ए के बाद सबका मान निकालेंगे। ए आई जे वैल्यू दिया गया है, आई जे दिया गया है, इसमें ए 1 जब मान निकालेंगे तो आई के स्थान 1 हो गया, जे के स्थान पर 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर आई के स्थान पर 1 रखेंगे और जे के स्थान पर क्या रखेंगे 2, यहाँ 2 देखिए 2 है ना यहाँ पे, तो 2 × 2 4 1 5 हो गया। फिर यहाँ आई के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ 1 और जे के स्थान पर 2, तो 2 × 3 3 6 1 7 हो जाएगा। फिर A21 का मान निकालिए, पुनः A21 निकालना है। अब यहाँ आई का मान 2 हो जाएगा और जे का मान 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 + 2 × 1 कितना आ गया 4। A22 निकालना है, 22 निकालना है, तो A22 का मतलब आई का मान 2 और जे का मान 2, 4 2 6 हो गया। A23 निकालना है, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 3, 3 6 और 2 8 हो गया। ये आ गया, सबका मान निकल गया। इसलिए आव्यूह निकालेंगे, आव्यूह A बराबर 1 1 का मान क्या आया था 3 आया था, फिर 5 आया, फिर 7 आया, इसके बाद क्या आया था 4 6 और 8। ये हुआ आपका आंसर। सिंपल है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और आप अच्छा से आगे बना सकें। देखिए दिया गया है 3 × 2 आव्यूह की रचना करें जिसका अवयव इतना से प्रदत्त है। अवयव दिया गया है, चलिए इसको बनाते हैं। 3 का 2, 3 का 2 दिया है। चूँकि AIJ का मान दिया गया कितना 1/2 mod ऑफ I - 3j, इतना दिया हुआ है। ऑर्डर दिया है, ऑर्डर है 3 × 2, अतः आव्यूह A बराबर 3 को पंक्ति चाहिए और 2 को स्तंभ। तो देखिए 3 को पंक्ति 2 को स्तंभ, 1 2 3 को 2 को स्तंभ चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। ए कर लीजिए और एक और कर दीजिए, ए कर लीजिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 को पंक्ति हो गया, स्तंभ का हो गया, 1 2 को स्तंभ हो गया, तो 3 को पंक्ति चाहिए था और 2 को स्तंभ चाहिए। और सबका अंक डालेंगे। ये क्या है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ तो 1 1 हो गया, या प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 2 हो गया। या देखिए दूसरा पंक्ति में है 1 2, दूसरा पंक्ति में है, स्तंभ क्या है 1 नंबर, दूसरा पंक्ति 2 नंबर स्तंभ है। या तीसरा पंक्ति है 1 2 3, तीसरा पंक्ति स्तंभ कौन है 1 2 1 नंबर, 3 और क्या हो गया 2। इस तरह पंक्ति स्तंभ दिखा दिए। अब दिए गए एलिमेंट्स, या इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट की सहायता से इन सब का वैल्यू निकालेंगे और निकाल कर रख देंगे। अब AIJ बराबर क्या दिया है 1/2 I - 3j, ठीक है। तो सबका मान A11 का मान निकालिए, A11 का मान पहले निकालेंगे। इसलिए A11 बराबर, तो देखिए 1/2 रखिएगा, कोष्ठ में I के स्थान 1 हो गया और J के स्थान पर भी 1 हो गया। तो देखिए 1/2, 1 में से 3 घटेगा क्या होगा, अच्छा 1 नंबर हो गया तो बढ़ गया, चलिए 1 में से 3 गया -2। और याद रहे मोड में से जब निकलता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। 1/2 गुने क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कटे क्या हो गया 1 आ गया। हम एक ठो यहीं पे बनाते हैं, अच्छा रहेगा, ज़्यादा पना बराबर ना हो। तो A12 का मान निकाले, तो 1 2 निकालेंगे 1/2, तो देखिए यहाँ रखेंगे I के स्थान पर 1 और 3 J के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 1/2, 1 - 6 हो गया, 1/2 1 6 हो गया क्या हो गया 5, तो क्या हो गया 5 का मापांक निकालिए, 5 आ गया, तो क्या होगा 5 बटा आ गया 2 आ गया। पुनः 1 2 निकल गया, A21 निकालिएगा, 21 जब निकालिएगा तो 1/2 I के स्थान 2 रखिए, 2 - 3 × 1, तो देखिए इन 2 में से क्या बचेगा -1 होगा, -1 यानी प्लस हो जाएगा, 1 बटा कितना आएगा 2 आएगा। आप फटाफट बना लीजिए, A21 हो गया एवं A22 कर लीजिए, 1/2 2 - 3 × 2 हो गया, तो 3 में 6, 2 में से 6 हो गया, क्या बचेगा 4 -4, तो 4 2 4 2 आएगा। मोड का निकाल तो प्लस में आएगा, ठीक है। A31 निकालिए, तो हो गया 1/2 3 - 3 × 1, तो 3 से 3 गया 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। एक और निकालिए एवं A33 निकालेंगे, 32 न है 32 निकालेंगे, 1/2 3 - 3 - 3 × 2, तो
तो क्या आ गया 1/2, 3 में से 6, 3 में से 6 गया -3 आएगा, तो 3 बटा क्या हो गया 2 आ गया। अतः अभी ए बराबर, देखिए A11 का मान आया था कितना 1 आया था, A12 का मान आया था 5/2, इसके बाद 21 का मान आया था 1/2 और 22 का मान आया था 2, 31 का मान 0 आया था, इसका मान आया 3/2। तो इस तरह आपको क्या करना है, आव्यूह की रचना करनी है, आव्यूह आपको क्या करनी है इस तरह से बनानी है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। देखिए ऑर्डर 3 × 3, मैंने 3 को पंक्ति 3 को स्तंभ I × J किया है। सेम ऐसे ही इसी आधार पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए, आसानी से आप बना पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 7 नंबर देखिएगा, अभी यहाँ दिया गया है, या अभी हो दिया गया है, तो पंक्ति की संख्या, तो इसमें कितना पंक्ति है 1, 2 को पंक्ति हो गया, और स्तंभ की संख्या 1, 2, 3, 3 को स्तंभ हो गया। आव्यूह कोटि तो क्या होगा 2 × 3, तो 2 × 3 यहाँ भर देंगे। प्रविष्टियों की संख्या मैंने कोई एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 भर देंगे, सिंपल है। 7 में तो कुछ और नहीं दिया है। 8 में और दे दिया है, ए एक विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। कहते हैं क्या यह ए विकर्ण आव्यूह है या अदिश आव्यूह है। देखिए इसे विकर्ण आव्यूह इसलिए कहेंगे केवल विकर्ण का सदस्य है। अदिश में क्या होता है, विकर्ण के सदस्य समान होते हैं, लेकिन समान नहीं दिया गया है, तो कहेंगे ए एक विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यह सत्य है लिख देंगे, सही गलत का आकलन करना है तो कहेंगे यह सत्य है, क्योंकि यह विकर्ण आव्यूह है, अदिश नहीं होगा। अदिश होता तो यह सब सारे सदस्य क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर इसी में 8 के 2 में कहता है एक अदिश आव्यूह है लेकिन विकर्ण आव्यूह, तो ये गलत है, अदिश थोड़े है। ए विकर्ण आव्यूह तथा अदिश आव्यूह दोनों नहीं, ये भी गलत है, 2 और 3 गलत है। 9 कहता है यदि पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह दोनों हो तो ए का कोटि क्या हो, पंक्ति भी स्तंभ भी है तो ए का कोटि 1 × 1 होगा, ए को पंक्ति ए को स्तंभ, तो 1 × 1 हो जाएगा कोटि। 10 कहता है ए आई से बराबर इतना दिया गया है और बी बराबर इतना दिया गया है, तो इस तरह मान लिखना है। देखिए A23 का मान बताना है आपको, 23 का मान ने पहला दिए, अभी ए का कोटि, तो ए का कोटि क्या होगा 1, 2, 3 को पंक्ति या 3 को स्तंभ, 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ कोटि 3 × 3 भर दीजिएगा। फिर A21 मान दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तो एक दूसरे पंक्ति या तीसरे स्तंभ कौन है -100, तो यहाँ -100 भर देंगे। वैसे ही इसमें दिया है 11 नंबर, देखिए 11 दिया है सुधा तथा उसकी 2 सहेलियाँ सैयदा और सिमरन के पास पुस्तकों तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। यह पुस्तक की संख्या दिया है, कलम की संख्या दिया है। ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3 × 2 आव्यूह के रूप में लिखे, तो इसी को जे को लिख करके कोष्ठ में घेर दीजिए, हो गया। 3 को पंक्ति हो जाएगा और 2 को स्तंभ हो जाएगा, खाली कोष्ठ में घेर देना, हो गया। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या है, दूसरी पंक्ति 1, 2 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या है, तो 10 है। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से इसे बना पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। 12 देखिए इतना × इतना, तो x और y का मान बताना है। चलिए हम 12 का एक बताते हैं। 12 का 1 नंबर, तो जहाँ दिक्कत होगा आप बोलिएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसको फिर से बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप अच्छा से बनाइए। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया है, देखिए क्या दिया है यहाँ x + y, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है और फिर दिया है x - y = दिया गया है 3, 2, 1, 7 दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, सिंपल सा तुलना करने पर, तो पहले वाले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, तीसरे को, तो सब कुछ जहाँ जो है उसके बराबर कीजिए। तो x + y के स्थान पर कौन है 3 है, तो x + y = क्या हो जाएगा 3, इक्वेशन 1 मानिएगा। और 2 बराबर 2 करने से कोई फायदा नहीं है, 1 बराबर 1 करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह इसके स्थान पर कौन है 7 है, तो x - y = क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब दोनों को हल कर देंगे, दोनों को जब हल कीजिएगा तो y से y कटेगा, 2x बराबर क्या होगा 10, इसलिए x का मान क्या आ गया 5। समीकरणिक में हम क्या करेंगे, 1 में x का मान रखने पर
x का मान रखें 5 तो y बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, x का मान 5 और y का मान -2। ठीक है, तो इसमें कहीं ये नहीं है, भारी नहीं है, आसान है, आप अच्छे से बनाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा देखिए क्वेश्चन दूसरा का होता है भारे का 2, x माइनस वाई यहाँ दिया है 2x प्लस x1, 2x माइनस वाई और 3x प्लस यहाँ दिया गया आपका y1 दिया गया है। ठीक है, तो इसे भगा गया है, आप ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है और उसके अनुसार आप इसको बना लेंगे। 2x प्लस x1 है, चलिए हम बनाते हैं इसको। तो 12 का 2 देखना है ना, 12 का 2 पर लिखिएगा दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, उसको जैसे कि तैसे लिख दीजिए। x माइनस वाई दिया है और फिर दिया है 2x माइनस वाई, फिर दिया है 2x प्लस x1 दिया है, फिर दिया 3x प्लस y1 दिया है। इतना इक्वल टू है -1 और 5, 0 और क्या हो गया 13, इतना दिया गया है। हम तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर जो जहाँ है उसके बराबर करेंगे। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा -1 के, x माइनस वाई इक्वल टू -1 इक्वेशन हो गया और 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0, समीकरण 2 हो गया। इसके बाद 2x प्लस x1 इक्वल टू 5 हो गया और 3x प्लस y1 इक्वल टू 13 हो गया, समीकरण 4 आ गया। ठीक है, अब हल करके x1 y1 का मान निकालें। पहले समीकरण 1 2 को हल कर लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। तो 1 और 2 को हल कीजिएगा, 1 और 2 आप तो बहुत अच्छा से हल कर पाएंगे। एक दिया है x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2 में दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों को हम क्या करेंगे घटा लेंगे, तो यहाँ हल कीजिएगा। ये सब तो आपको आता है, घटा लेंगे तो y से y कटेगा, तो -x इक्वल टू -1, x का मान क्या आ गया 1 आ जाएगा। अतः x बराबर हो गया आपका 1। तो समीकरण 1 में x का मान रखिए, 1 से जब y का मान निकालेंगे 2 आएगा और x के मान को 3 में रखिए। समीकरण 3 से x के मान को जब रखेंगे 2x प्लस क्या दिया x1 इक्वल टू दिया गया है 5 दिया है, तो x का मान रखेंगे 1, 2 इंटू 1 प्लस x1 इक्वल टू 5, 2 घटेगा तो x1 का मान क्या आ गया 3 आ गया। और समीकरण 4 से देखिएगा, 4 में क्या दिया है 3x प्लस y1 इक्वल टू दिया है 13, तो 3 इंटू एक्स का मान 1 हो गया प्लस y1 इक्वल टू 13, 3 यहाँ घटेगा तो y1 का मान क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ और लिखिएगा इसलिए दीजिएगा, और यहाँ इसलिए हो गया तो x1 y1 निकल गया। अतः यहाँ बिंदु कहता है, अतः xy का वैल्यू कितना आ गया, x का मान 1 y का वैल्यू 2 और x1 y1 का वैल्यू कितना आ गया, x1 का मान 3 है, y1 का मान 10 आ गया। तब कहता है PQ बराबर, और पूछ रहा है PQ क्या होगा, दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र पढ़ेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 10वीं क्लास से रटते आ रहे हैं, 2 दूने 4 हो जाएगा, आई होगा 8 में 64, 64 4 क्या होगा 68, रूट 68 हो गया, 17 चौका 68, 2 रूट 17 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है, काफ़ी आसान है, अच्छा से बनाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमको लगता है वीडियो कहीं ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो रहने इतना ही, आप इतना पहले बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।